एक क्रस्ट कहा जाता है। उसकी संरचना को समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परपटी मुख्य रूप से शैलों यानी चट्टानों से निर्मित है। जी, और जब हम भौगोलिक अध्ययन में शेल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ उस ठोस पदार्थ से होता है जो एक या एक से अधिक खनिजों के संयोजन से बना है। बिल्कुल, ये शैलें प्रकृति में अत्यंत कठोर भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट, और बेहद नरम भी हो सकती हैं, जैसे चीका मिट्टी। इनके रंग और स्वरूप में भारी विविधता होती है। यहाँ छात्रों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द ध्यान में रखना चाहिए। पेट्रोलॉजी। हाँ, पेट्रोलॉजी मूल रूप से शैलों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। इसमें चट्टानों की उत्पत्ति, उनकी संरचना और उनके वितरण का विश्लेषण किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी की इन चट्टानों को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी या तलछटी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इस वर्गीकरण में सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के विज्ञान को समझना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। सही कहा। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना चाहिए कि इन शैलों का निर्माण पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग में उपस्थित अत्यधिक तप्त और तरल मैग्मा तथा बाह्य भाग में निकलने वाले लावा के ठंडे होकर ठोस होने से होता है। और क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, जी, और अन्य सभी चट्टानें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से बनती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इनकी संरचनात्मक विशेषताओं पर भी अक्सर प्रश्न बनते हैं। अगर हम इनकी भौतिक प्रकृति को देखें तो ये रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती हैं। मतलब मैग्मा के ठंडे होने की गति ये तय करती है कि इन चट्टानों में क्रिस्टल का आकार कैसा होगा। बिल्कुल। जहां धीमी गति से ठंडे होने पर बड़े क्रिस्टल बनते हैं, वहीं तेजी से ठंडे होने पर अक्रिस्टलीय स्वरूप भी देखने को मिलता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आग्नेय चट्टानों में कभी भी परतें नहीं पाई जाती हैं और न ही इनमें कोई पूरा जीवाश्म मौजूद होता है। जीवाश्म के न होने के पीछे का वैज्ञानिक कारण बहुत स्पष्ट है। जी, जब मैग्मा या लावा का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है, तो कोई भी जैविक पदार्थ या जीव का अवशेष उस भयंकर ताप में बच ही नहीं सकता। वो पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इन शैलों की संरचना इतनी सघन होती है कि इनमें पानी का प्रवेश न के बराबर होता है। परीक्षाओं में इनके उदाहरणों की पहचान करने को कहा जाता है। प्रमुख आग्नेय शैलों में ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेशिया और टफ शामिल हैं। इन तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को एक विशेष मेमोरी ट्रिक का उपयोग करना चाहिए। हाँ, वो ट्रिक बहुत उपयोगी है। जीवाश्म के संदर्भ में ये वाक्य याद रखें: आग यानी आग्नेय में जीवाश्म जल जाते हैं। यही कारण है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। वहीं इसके प्रमुख उदाहरणों को याद रखने के लिए GGB ट्रिक बहुत कारगर है। जी से ग्रेनाइट, जी से गैब्रो और बी से बेसाल्ट। बिल्कुल। चट्टानों के इस प्राथमिक स्वरूप को समझने के बाद यह देखना रोचक है कि प्रकृति की शक्तियां इन कठोर चट्टानों को कैसे बदलती हैं, जो चट्टानों के दूसरे समूह की ओर ले जाता है। जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद ये प्राथमिक शैलें या फिर पहले से निर्मित कोई भी शैल अपक्षय और अपर्दन जैसे अनाच्छादन कारकों के प्रभाव में आती हैं, तो वे टूटने लगती हैं। हवा, पानी और बर्फ जैसी प्राकृतिक शक्तियां इन विशाल चट्टानों को विभिन्न आकार के विखंडों और बारीक कणों में पीस देती हैं। फिर जल या वायु द्वारा इन उपखंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित किया जाता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया घटित होती है, जिसे शिलीभवन कहते हैं। परीक्षाओं में शिलीभवन की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। शिलीभवन वह प्रक्रिया है जिसमें ये निक्षेपित, संचित और विखंडित पदार्थ समय के साथ भारी दबाव के कारण सघन होकर पुनः कठोर शैलों में बदल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। शिलीभवन की यह प्रक्रिया इतनी विशिष्ट है कि बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें कठोर होने के बाद भी अपनी विशेषताएं बरकरार रखती हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक के ऊपर एक रखी गई किताबों का ढेर। इसी कारण बालुकाश्म जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन अवसादी शैलों को 3 उपसमूहों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें, जो सीधे भौतिक विखंडन से बनती हैं। इसके उदाहरण बलुआ पत्थर, शेल, लोयस, कॉन्ग्लोमरेट, सिल्ट और मृत्तिका हैं। दूसरा समूह कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों का है,
जब पेड़ पौधे या समुद्री जीव दब जाते हैं और लाखों वर्षों तक उन पर दबाव पड़ता है तो ये शैलें बनती हैं। किस तरीके से? राइट, खड़िया यानी चौक, चूना पत्थर और कोयला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें, जहां पानी में घुले हुए खनिज वाष्पीकरण के बाद ठोस रूप ले लेते हैं, जिसके अंतर्गत श्रिंक पत्थर, हैलाइट और पोटाश को शामिल किया जाता है। इन अवसादी चट्टानों की प्रकृति और उदाहरणों को याद रखने के लिए प्रतियोगियों के पास एक स्पष्ट मेमोरी ट्रिक होनी चाहिए। वो मलबा वाली ट्रिक। हाँ, अवसाद का मतलब है कचरा या मलबा जो परत में जमता है। इसमें मरे हुए जीव यानी जीवाश्म दब जाते हैं। चूंकि ये मलबा एक के ऊपर एक परतों में जमता है, इसलिए इनमें परतें पाई जाती हैं और परतों के बीच जीवों के दबने के कारण ही इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कोयला या चूना पत्थर में। इन अवसादी और प्राथमिक शैलों पर जब भूगर्भित हलचलें अपना प्रभाव डालती हैं तो चट्टानों का तीसरा समूह आकार लेता है, यानी रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरण शब्द मूल रूप से मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है रूप परिवर्तन। ये रूप परिवर्तन मुख्य रूप से अत्यधिक ताप, भारी दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। जब कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान पृथ्वी की गहराई में धंस जाती है या पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारी दबाव का सामना करती है, तो उसके खनिजों का पुनर्संगठन होता है। बिना पिघले ही चट्टान की पूरी आणविक संरचना और उसका स्वरूप बदल जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी पहले से रूपांतरित शैल का भी पुनः रूप बदल जाता है। इस विशेष क्रिया को अतिरूपांतरण या पुनः रूपांतरण कहा जाता है। परीक्षाओं में सीधे तौर पर मूल चट्टान और उसके रूपांतरित रूप का मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए इनके उदाहरण और ट्रिक्स को बारीकी से समझना अनिवार्य है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की बात करें तो ग्रेनाइट अत्यधिक दबाव के कारण बदलकर नीस बन जाता है। इसे याद रखने की बहुत ही सरल ट्रिक है, ग्रेनाइट को घिस-घिस कर नीस बना दिया। इसी तरह बेसॉल्ट के रूपांतरण से शिस्ट का निर्माण होता है, जिसके लिए ट्रिक है बेसॉल्ट बहुत शिष्ट है। छात्रों को ध्यान रहे कि बेसाल्ट से एम्फोबोराइट का निर्माण भी होता है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, ताप और दाब के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इतिहास से जोड़कर इसे याद रखने की ट्रिक है, चूने से नहीं, संगमरमर से ताजमहल बनाओ। शेल चट्टान दबाव के कारण स्लेट में परिवर्तित होती है। इसे ऐसे याद रखें, शेल पर स्लेट रखकर पढ़ो। इसके अतिरिक्त चाक और डोलोमाइट भी रूपांतरित होकर संगमरमर में बदलते हैं। बालू का पत्थर से अत्यंत कठोर क्वार्ट्जाइट बनता है और कांग्लोमेरेट से नीस का निर्माण होता है। चट्टानों के निर्माण में बार बार मैग्मा और ताप का उल्लेख आया। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग का यही अत्यधिक तप्त मैग्मा किसी दरार या छिद्र से होकर धरातल पर आने का मार्ग खोज लेता है, तो भूगोल का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी मूल रूप से पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के धरातल के नीचे स्थित गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ बाहर आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों का क्रम और उनकी मात्रा का विश्लेषण पूछा जाता है। यह एक भ्रांति है कि ज्वालामुखी से केवल लावा निकलता है। उद्गार से उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा गैसों और जलवाष्प की होती है। कुल गैसीय उत्सर्जन का 60 से 90% भाग केवल जलवाष्प होता है। जलवाष्प के बाद क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का स्थान आता है। अन्य सूक्ष्म गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम शामिल होती हैं। इस गैसीय संरचना को याद रखने के लिए छात्रों को ये विरोधाभासी लेकिन प्रभावी मेमोरी ट्रिक याद रखनी चाहिए। ज्वालामुखी से आग निकलती है, पर सबसे ज्यादा भाप यानी जलवाष्प भी निकलती है। यहाँ ज्वालामुखी से जुड़े दो शब्दों मैग्मा और लावा के बीच का तकनीकी अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है, जहाँ अक्सर छात्र गलती करते हैं। भूगर्भ के अंदर स्थित तरल और तप्त चट्टानी पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब यही मैग्मा ज्वालामुखी के क्रेटर या दरार से होकर पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, तब तकनीकी रूप से इसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस तकनीकी अंतर को एक आसान ट्रिक से समझा जा सकता है। अंदर है तो मैग्मा, जो मैगी की तरह गहराई में छिपा हुआ है, और बाहर आ गया तो लावा।
धरातल पर आने के बाद जब ये लावा बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर ठंडा होता है तो यही आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब ये लावा कैसा होगा, ये पूरी तरह से उसमें मौजूद सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। लावा के वर्गीकरण में 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है एसिड लावा। इसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। सिलिका अधिक होने के कारण ये अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, ठीक शहद की तरह। इसलिए ये धरातल पर आते ही बहुत जल्दी जम जाता है और ऊंचे तीखे ढाल वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। दूसरा है बेसिक लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है। ये हल्का और पानी की तरह पतला होता है, इसलिए यह उद्गार के बाद दूर तक फैल जाता है और कम ऊंचाई वाले पठारी नुमा ज्वालामुखी बनाता है। अगर मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की दरारों में जम जाए तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनाता है। अधिक गहराई में प्लूटोनिक या पातालीय चट्टानें और कम गहराई में अधिवितलीय या मध्यवर्ती चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर जो कीपाकार गर्तनुमा आकृति बनती है, जहां से लावा बाहर निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है और इस क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील को लंबे समय तक इसका एक क्लासिक उदाहरण माना जाता था। हालांकि छात्रों को अद्यतन भौगोलिक शोध पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में वैज्ञानिक लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ मानते हैं। जब किसी भयंकर विस्फोट के कारण क्रेटर का ऊपरी भाग उड़ जाता है या धंस जाता है तो एक बहुत अधिक विस्तृत गर्त बनता है, जिसे काल्डेरा कहा जाता है। मुख्य ज्वालामुखी के अलावा कुछ अन्य संबंधित स्थलाकृतियां भी होती हैं, जैसे उष्णोत्स या गीजर। ये गर्म जल के ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनसे समय समय पर अत्यधिक दबाव के कारण गर्म जल और वाष्प की फुहारें तेजी से बाहर निकलती रहती हैं। इसका तंत्र एक प्राकृतिक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलो नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर और आइसलैंड का ग्रेट गसिर इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके साथ ही धुआंरों का उल्लेख आवश्यक है। ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था का प्रतीक माने जाते हैं, जब लावा निकलना बंद हो जाता है और छिद्रों से केवल गैस और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। यदि इन धुआंरों से निकलने वाली गैसों में गंधक की मात्रा अधिक हो तो इन्हें तकनीकी भाषा में सल्फुतारा कहा जाता है। अमेरिका के अलास्का में स्थित कटमाई पर्वत का क्षेत्र इसका एक विशाल उदाहरण है, जिसे हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ज्वालामुखी की इन विभिन्न अवस्थाओं को समझने के बाद उद्गार की अवधि और उनकी सक्रियता के आधार पर किए गए वर्गीकरण पर आते हैं, जहां से परीक्षाओं में सीधे तौर पर स्थान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्वालामुखियों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक प्रायः विस्फोट होता रहता है। आकार या आयतन की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मौना लोआ है। लेकिन अगर निरंतर सक्रियता की बात करें तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का ही किलायु है, जो दशकों तक लगातार उद्वेलित अवस्था में रहा है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है। सक्रिय ज्वालामुखियों की सूची में इटली का स्ट्राम्बोली बहुत महत्वपूर्ण है। यह भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्थित है। इसके क्रेटर से सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिससे रात के समय आसपास का पूरा समुद्री क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी विशिष्टता के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ऊंचाई के संदर्भ में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो समुद्र तल से 6,893 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व के अन्य महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखियों में अंटार्कटिका का माउंट येरेबस, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान का फुजियामा और अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस शामिल हैं। माउंट सेंट हेलेंस के भयंकर विस्फोटों और उसके शंक्वाकार आकार के कारण ही उसे फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इटली का वेसुवियस
जो कभी प्रसुप्त माना जाता था, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रेणी में रखा जाता है। परीक्षा के दबाव में इन नामों को याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स का सहारा लेना चाहिए। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का बल्ब यानी प्रकाश स्तंभ याद रखें। किलाउयू को उसके नाम से ही सबसे किलर यानी सर्वाधिक सक्रिय के रूप में याद रखें। ओजोस डल सलाडो की ऊंचाई को याद रखने के लिए ध्वनि पर आधारित ट्रिक है, ओह जो सो हाई, यानी ओजोस डल सलाडो। सक्रिय के बाद दूसरा प्रकार प्रसुप्त ज्वालामुखी का है। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें हाल के कुछ वर्षों या दशकों में कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन इनका आंतरिक तंत्र अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, इसलिए भविष्य में अचानक विस्फोट होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ईरान का दामाबंद इसका एक शास्त्रीय उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों में अफ्रीकी देश तंजानिया का किलिमंजारो एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। किलिमंजारो के विस्तृत ढांचे में 3 मुख्य ज्वालामुखी शंकु हैं। इनमें से कीबो शंकु प्रसुप्त अवस्था में है, जबकि मावेंजी और शिरा नामक अन्य 2 शंकु मृत हो चुके हैं। छात्रों को भूआकृतिक विज्ञान का ये तथ्य भी नोट करना चाहिए कि इसी कीबू शंकु का सर्वोच्च शिखर उहुरु कहलाता है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बिंदु है। ऐतिहासिक रूप से इस शिखर का पुराना नाम काइजर विल्हेम स्पिट्स था। तीसरा और अंतिम प्रकार मृत या शांत ज्वालामुखी का है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें विस्फोट हुए हजारों या लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इनका आंतरिक मैग्मा भंडार पूरी तरह सूख या जम चुका है और भविष्य में इनके उद्गार की कोई वैज्ञानिक संभावना नहीं होती। अक्सर इनके क्रेटर में पानी भरकर झीलें बन जाती हैं। कीनिया का कुलाल, इक्वाडोर का चिम्ब्राजो, म्यांमार का पोपा और पाकिस्तान का कोह ई सुल्तान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन्हें रटने के बजाय एक स्पष्ट ट्रिक से याद रखें। पापा यानी पोपा और सुल्तान यानी कोई सुल्तान अब शांत हो गए हैं, यानी मृत हैं। ज्वालामुखियों की अवस्थिति से जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए क्षेत्रों के आधार पर भी ट्रिक्स काफी मददगार साबित होती हैं। इक्वाडोर के ज्वालामुखियों के लिए याद रखें इक्वाडोर के कोटो यानी कोटोपैक्सी और चिम्बू यानी चिम्ब्राजो। इटली के ज्वालामुखियों को याद रखने की ट्रिक है, इटली में विसुवियस और एटना खाते हैं। और फिलीपींस के ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला को याद रखने के लिए फिलीपींस में ताल पर पिनाटूबो और मायोन नाचे। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं या धरातल के नीचे की प्लेटें खिसकती हैं, तो जो ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर आती है वह पृथ्वी को कंपा देती है। यहीं से हमारा अगला महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान में उत्पत्ति और उससे जुड़े तकनीकी शब्दों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है, जिसे स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। धरातल के नीचे गहराई में स्थित वह विशिष्ट बिंदु जहां से चट्टानों के टूटने या खिसकने से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है और ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत धरातल पर वह बिंदु जो उस उद्गम केंद्र के बिल्कुल समीपतम होता है और भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री के समकोण पर स्थित होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। यह वो स्थान है जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का आघात महसूस किया जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल की गहराई में ही उत्पन्न होते हैं। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बीच इस भ्रम से बचने के लिए अंग्रेजी शब्दावली पर आधारित एक ट्रिक बहुत काम आती है। फोकस वो स्थान है जहां से धरातल के नीचे फॉल्ट शुरू होता है और एपीसेंटर में एपी का ग्रीक अर्थ ऊपर होता है, यानी धरातल के ठीक ऊपर वाला बिंदु। जब भूकंप आता है तो उद्गम केंद्र से ऊर्जा 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलती है। सबसे पहली है पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे। भौतिक विज्ञान के अनुसार ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य होती हैं, जहां कणों का कंपन तरंग की दिशा में ही आगे पीछे होता है, जैसे किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ना। इन पी तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी गति है। ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। परीक्षा के लिए इनका माध्यम जानना जरूरी है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। हालांकि ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है। इसके लिए एक सीधी ट्रिक है, पी से प्राइमरी, पी से पार, यानी सभी मध्यमों के पार। इसके बाद एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे आती हैं। एस तरंगों का व्यवहार पूरी तरह अलग होता है। ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। इसे ऐसे समझें कि जब तालाब के शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें ऊपर नीचे उठती हुई किनारों तक जाती हैं, यानी अणुओं की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है। इनकी गति पी तरंगों से कम होती है,
लेकिन इनकी सबसे विशिष्ट पहचान, जो कई भौगोलिक खोजों का आधार भी बनी, वो ये है कि ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। तरल पदार्थ में पहुंचते ही ये ऊर्जा खो देती हैं और लुप्त हो जाती हैं। इसे याद रखने की अचूक ट्रिक है एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड। तीसरी प्रकार की तरंगें एल तरंगे या धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर गुजरती हैं, लेकिन एल तरंगे केवल पृथ्वी के धरातलीय मार्ग पर ही यात्रा करती हैं। ये सबसे लंबी दूरी तय करती हैं और इनकी गति सबसे धीमी होने के कारण ये अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। लेकिन गति धीमी होने का अर्थ ये नहीं कि ये कमजोर हैं। इसके विपरीत एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये धरातल की चट्टानों को बुरी तरह हिला देती हैं। इन एल तरंगों के भी दो मुख्य रूप होते हैं, लव तरंग और रेलियो तरंग, जिनका नाम उनके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। इनमें लव तरंग की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। एल तरंगों को और उनकी विनाशकारी प्रकृति को याद रखने की ट्रिक है एल से लव वेव्स, एल से लंबी यात्रा और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली। इन तरंगों की गति और अलग-अलग माध्यमों से गुजरने की क्षमता के कारण पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना का निर्माण होता है, जिसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। इसे तकनीकी रूप से समझना आवश्यक है। जब पृथ्वी के किसी एक हिस्से में भूकंप आता है तो दुनिया भर में लगे सिस्मोग्राफ यंत्र उन तरंगों को दर्ज करते हैं, लेकिन पृथ्वी की गोलाई और उसके आंतरिक क्रोड के तरल होने के कारण तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 डिग्री और 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां सीज़मोग्राफ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं कर पाता। 104 से 140 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र पी और एस दोनों तरंगों के लिए एक सम्मिलित छाया क्षेत्र है, लेकिन इस तरंगों का व्यवहार यहाँ अधिक विशिष्ट और चरम है। क्योंकि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एस तरंगे तरल में नहीं चल सकती, इसलिए 104 डिग्री के पश्चात एस तरंगे पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ती। परिणाम स्वरूप एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है, जो पृथ्वी के 40% से भी अधिक भाग को कवर करता है। इसकी मेमोरी ट्रिक है एस लहर 104 डिग्री के बाद पूरी तरह स्टॉप हो जाती है। भूकंप से जुड़ी घटनाओं के मापन और उपकरणों की शब्दावली पर भी प्रश्न आते हैं। भूकंप का परिणाम, जो ये मापता है कि उद्गम केंद्र से वास्तव में कितनी ऊर्जा विमुक्त हुई, उसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसका आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। ये कोई साधारण स्केल नहीं है, ये एक लघुगणकीय पैमाने पर आधारित है जिसका आधार 10 होता है। इसका तकनीकी अर्थ ये है कि रिक्टर स्केल पर यदि अंक 4 से बढ़कर 5 हो जाए तो इसका मतलब है कि सिस्मोग्राफ पर तरंग का आयाम 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन आयाम से भी ज्यादा खतरनाक ऊर्जा की वृद्धि होती है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक एक अंक की वृद्धि पर विमुक्त होने वाली भूकंपीय ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। सटीक रूप से 31.6 गुना। जी, इसे इस तरह समझें कि रिक्टर स्केल पर एक अंक परिमाण की वृद्धि 6 आउंस TNT विस्फोटक से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है। छात्रों के लिए ट्रिक है, स्केल पर अंक बढ़ा 1 तो आयाम बढ़ेगा 10 गुना, लेकिन तबाही यानी ऊर्जा बढ़ेगी 32 गुना। दूसरी ओर भूकंप से धरातल पर होने वाले दृश्यमान नुकसान या तीव्रता को मापने के लिए संशोधित मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है, जो 1 से 12 तक के रोमन अंकों में होता है। उपकरणों के बीच का तकनीकी अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। सिस्मोग्राफ वह पूरा सिस्टम या उपकरण है जिसका प्रयोग भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए होता है। सिस्मोमीटर इस सिस्मोग्राफ का वो संवेदनशील आंतरिक संवेदक भाग है और सिस्मोग्राम वो कागज पर छपी हुई जिगजैग लाइनों वाली रिकॉर्डिंग या ग्राफ है जो भूकंप के समय बनती है। जब यही भूकंपीय हलचल समुद्री क्षेत्र में होती है तो इसके प्रभाव स्वरूप उठने वाली विशाल और विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी मूल रूप से एक जापानी भाषा का शब्द है, जहां त्सू का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है तरंग, यानी बंदरगाह की ओर आने वाली विनाशकारी तरंगे। 11 मार्च 2011 को जापान के टोहोकू क्षेत्र में आए 9 परिमाण के भीषण भूकंप से उठी सुनामी इसका एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण है। इसी सुनामी ने फुकुशिमा दाइची परमाणु विद्युत संयंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे भारी नाभिकीय विकिरण फैला था।
विश्व स्तर पर भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को समझने के लिए भूकंपीय पेटियों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख भूकंपीय पेटी रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय अग्निवलय है। संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंप और अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। इसके 4 मुख्य भौगोलिक कारण हैं। यह सागर और स्थल भागों का मिलन बिंदु है। यहाँ नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र स्थित हैं। ये एक सघन ज्वालामुखी क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण ये विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण क्षेत्र है, जहाँ भारी समुद्री प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे धंस रही हैं।